जितने भी नए स्टूडेंट्स हैं इस चैनल पे पहली बार आए हैं, सबसे पहले इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेंगे, इस वीडियो को लाइक जरूर कर देंगे और शेयर जरूर कर देंगे। तो सबसे पहला वर्ड है हमारा आज का, द वेरी फर्स्ट वर्ड ऑफ द डे इज इंट्रिग्विंग। इंट्रिग्विंग कोई चीज कौन सी चीज होती है? ऐसी चीज जो आपके अंदर से इंटरेस्ट डेवलप करे, आपको मन करे उसके बारे में जानने का, आपको मन करे उसके बारे में थोड़ा बहुत गहराइयों में जानने का। ऐसी चीजें क्या होती है? इंट्रिग्विंग मीन्स आपका इंटरेस्ट डेवलप हो उस चीज को लेके। किसी चीज की बात कर रहे हैं तो पार्ट ऑफ स्पीच क्या हो गया? एडजेक्टिव हो गया। तो अराउजिंग मीन्स जगाना, एक इंसान की क्यूरियोसिटी, उसकी जिज्ञासा जगा दे, उसका इंटरेस्ट जगा दे। फैसिनेटिंग मीन्स अट्रैक्टिव। तो कोई चीज फैसिनेटिंग है, कैप्टिवेटिंग है, कंपेलिंग है, इन सारे शब्दों का मतलब क्या होता है? वो चीज कैसी है? वो चीज अट्रैक्टिव है, आप उसकी तरफ खिंचे चले गए हो, मीन्स वो चीज इंट्रिग्विंग है। एक और वर्ड होता है अट्रैक्टिव का, वेरी इंपॉर्टेंट, दैट इज बीविचिंग मीन्स अट्रैक्टिव। एंटोनिम्स बोरिंग है, डल है, अनइंटरेस्टिंग है, कोई इंटरेस्टिंग मतलब कोई अट्रैक्टिव ही नहीं है। एक और वर्ड होता है मंडेन। मंडेन शब्द का मीनिंग क्या होता है? बहुत ही बोरिंग, बहुत ही डल, बहुत ही मंडेन टास्क, रोजमर्रा के टास्क जिसमें कोई कह सकते हैं किसी भी तरह का इंटरेस्ट ही डेवलप नहीं हो रहा। तो जो मोटिवेशंस थे बिहाइंड द पॉलिटिकल डिसीजन, ये जो डिसीजन लिया गया इसके पीछे जो मोटिवेशन था, वो मोटिवेशन थे वो कैसे थे? इंट्रिग्विंग थे, मतलब उसमें हमारी रुचि जाग रही है, हमारा इंटरेस्ट जाग रहा है और इन पे अभी और इन्वेस्टिगेशन करना पड़ेगा। अच्छा, यहाँ पे एक वर्ड यूज हुआ था अराउज। क्या सभी को पता है? राइज, रेज, अराइज और अराउज में डिफरेंस पता है सभी को? देखो, राइज का मतलब क्या होता है? राइज का मतलब होता है बढ़ना, कोई चीज बढ़ रही है, दैट इज व्हाट राइज। तो रेज क्या होता है? रेज होता है बढ़ाना, कोई इंसान किसी को बढ़ा रहा है, या उठना इज राइज। तो रेज क्या हो गया? रेज इज उठाना। अराइज इज जागना, तो अराउज क्या हो गया? अराउज इज जगाना। चारों में डिफरेंस क्लियर है? राइज, रेज, अराइज, अराउज। अब प्रॉब्लम बहुत सारे बच्चों को कहाँ आती है? इसकी वर्ब की फॉर्म्स में आती है। वर्ब की फॉर्म सबको क्लियर होनी चाहिए। देखो, ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, इसकी वर्ब की सेकंड फॉर्म क्या होती है? रोज, गुलाब वाला रोज नहीं, उठने वाला रोज। और इसकी थर्ड फॉर्म क्या होती है? रिजन, राइज, रोज, रिजन। रेज की क्या होती है वर्ब की सेकंड फॉर्म? वर्ब की सेकंड फॉर्म होती है रेज्ड, राइज, रेज्ड। और थर्ड फॉर्म क्या होती है? थर्ड फॉर्म भी होती है रेज्ड, मीन्स उठाना। उसने अपना हाथ उठाया, ही रेज्ड हिज हैंड। वो खुद उठा, ही रोज। तो आप किसी चीज को उठा रहे हो तो रेज, उठ रहे हो तो राइज। अच्छा, अब आता है अराइज। अराइज की सेकंड फॉर्म क्या होती है? अराउज। और थर्ड फॉर्म क्या होती है? अरिजन। अराइज, अराउज, अरिजन। और अराउज की सेकंड फॉर्म क्या होती है? अराउज की सेकंड फॉर्म होती है, सॉरी मैंने गलत एक गड़बड़ कर दी मैंने, जस्ट 1 सेकेंड। अराइज की सेकंड फॉर्म क्या होती है? अराउज नहीं होती, ये तो अराउज तो नीचे वाला वर्ड है। अराइज इज अरोज, अराइज, अरोज एंड अरिजन। और अराउज की क्या होती है? अराउज्ड एंड अराउज्ड। ये वर्ब की सेकंड फॉर्म हो गई और ये आपकी वर्ब की थर्ड फॉर्म। क्लियर? इसको नोट डाउन कीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत बार एरर के क्वेश्चंस यहां से आते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला वर्ड है ब्रेजन, डबल स्टार मार्क कर लो, बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है और बहुत ही नेगेटिव टोन का वर्ड है। ब्रेजन, अगर आपने किसी काम को बोल दिया, इसका मतलब है वो काम एकदम शेमलेसली किया गया है। शेमलेस, बोल्ड, बहुत ही खराब शब्द है। किसी भी चीज को ब्रेजन बोल दिया मतलब किसी भी तरह की शर्म थी नहीं उस काम को करने में, बहुत ही शेमलेस, बोल्ड, अनअबैश्ड, नेगेटिव टोन में यूज करते हैं। एंटोनिम्स, शाई, आप शर्म आके उस काम को कर रहे हो। मॉडेस्ट, आपने कोई हद क्रॉस नहीं करी, आप बहुत रिजर्व हो, आप बहुत ज्यादा कह सकते हैं शाई हो, मीन्स आप बहुत ज़्यादा सोच सोच के काम कर रहे हो, बोल्डनेस के साथ काम नहीं कर रहे। तो जो ब्रेजन थ्रेट्स थे, तो इतने ज़्यादा बोल्ड जो चेतावनी दी जा रही थी उन ग्रुप्स के द्वारा, इसकी वजह से पूरी की पूरी कंट्री क्या हो गई? शॉक्ड हो गई। अच्छा, बोल्ड का एक और शब्द होता है एंड दैट इज ऑडेशियस। ऑडेशियस का मतलब भी क्या होता है? बहुत ही बोल्ड, आपने किसी काम को बहुत बोल्ड तरीके से किया है। अच्छा, यहाँ पे एक शाई आया है, इसका एक ईडियम एग्जाम में आया था। वो ईडियम था वंस बिटन ट्वाइस शाय। किसी को पता है इस ईडियम का मीनिंग? एक बार एग्जाम में आ चुका है, वंस बिटन ट्वाइस शाय। मैं अपने आपको हटा ही लेती हूँ, मुझे ऐसा लगता है कभी कभी मेरे लिए भी स्क्रीन छोटी पड़ जाती है। हाँ चलो, तो वंस बिटन ट्वाइस शाय का मतलब क्या होता है? इसको हिंदी में बोलते हैं दूध का जला हुआ छाछ भी फूक फूक के पीता है। इसका मतलब क्या हुआ? एक बार आपके साथ कुछ गलत हो जाए, वंस बिटन, एक बार कुछ गलत हो जाए, आप 2 बार शाय हो जाते हो, मतलब आप बहुत संभल संभल के काम करते हो, हद से ज्यादा केयरफुल होकर काम करते हो। अगर एक बार कुछ गलत हो जाए, तो एक बार दूध से कोई इंसान जल जाए तो
वो छाछ भी ऐसे फूक फूक के पीता है कि कहीं छाछ से भी ना जल जाओ। क्या याद रहेगा? हाँ, दूध का जला छाछ भी फूक फूक के पीता है। वंस बिटन ट्वाइस शाय। चलो आ जाते हैं अगले वर्ड पे, और मैं अपनी पोजीशन पे आ जाती हूँ। अगला वर्ड है अम्ब्रेज। अगेन अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट वर्ड, डबल स्टार मार्क कीजिएगा। इसका पूरा का पूरा फ्रेज होता है टेक अम्ब्रेज। टेक अम्ब्रेज का मीनिंग क्या होता है? आप ना ऑफेंड हो गए, आपको आपके पड़ोसी ने बोल दिया कि बेटा 4 साल से तैयारी कर रहा है, अभी तक सिलेक्शन कैसे नहीं हुआ तेरा, शर्मा जी के बेटे का तो एक ही बार में हो गया था, तो आपने क्या ले लिया? यू टुक अम्ब्रेज। इसका मतलब क्या? ऑफेंड हो गए, आपने उस पड़ोसी के घर जाना बंद कर दिया, उससे बात करना बंद कर दिया। तो टेक अम्ब्रेज इज व्हाट? टेक ऑफेंस। टेक ऑफेंस का मतलब क्या हो गया? आपको बुरा लग गया, आप ऑफेंड हो गए। तो अम्ब्रेज क्या है? आपका नाउन है। इसका पार्ट ऑफ स्पीच क्या हो गया? ऑफेंस और अनॉयंस। आप परेशान हो गए। ऑफेंस रिसेंटमेंट, नाखुश हो गए, इरिटेट हो गए, परेशान हो गए। एंटोनिम्स खुश हुए, डिलाइट खुशी, प्लेजर सेटिस्फैक्शन। प्लेजर खुशी, सेटिस्फैक्शन खुशी। सेटिस्फैक्शन का एक सिनोनिम होता है बहुत इंपॉर्टेंट, कंटेंटमेंट। मीन्स कंटेंटमेंट इज सेटिस्फैक्शन, आप सेटिस्फाइड हो। तो जो ऑफिशियल है वो बुरा मान गया। किस बात पे बुरा मान गया? एट द रिमार्क्स, उन बातों पे जो अपोजिंग पार्टी बोल रही थी, उस बात से उसको ऑफेंड हो गया, उस बात से उसको बुरा लग गया। नेक्स्ट वर्ड इज एडहियरेंस। लास्ट में ENCE लग रहा है। पार्ट ऑफ स्पीच आपका नाउन हो गया। एक तो यहाँ से एग्जामिनेशन में क्वेश्चन आता है, एडहियर एक इसकी वर्ब होती है, एडहियर। इसका मीनिंग क्या होता है? रूल्स को फॉलो करना। अगर आप रूल्स को फॉलो कर रहे हो मीन्स आप एडहियर कर रहे हो। क्या बोलते हैं? कंप्लाई कर रहे हो, रूल्स को फॉलो कर रहे हो। अब एग्जाम में क्वेश्चन क्या आता है? एडहियर के साथ एक फिक्स्ड प्रपोजिशन आता है, TO2। एग्जामिनर कुछ और प्रपोजिशन लगा के दे देता है और पूछता है कि इसमें एरर बताओ। तो एडहियर टू समथिंग, कंप्लाई टू समथिंग, इसका मतलब क्या है? आप उस रूल्स रेगुलेशंस को फॉलो कर रहे हो। अटैचमेंट और कमिटमेंट टू अ कॉज, बिलीफ और रूल। किसी कॉज, किसी बिलीफ, किसी रूल से आपका अटैचमेंट है, आप उसको फॉलो कर रहे हो। एलिजियंस मीन्स लॉयल्टी, आप बिल्कुल लॉयल हो, आप सारे रूल्स रेगुलेशंस फॉलो कर रहे हो, कहीं पे भी कोई चीज़ तोड़ नहीं रहे। कंप्लायंस, रूल्स फॉलो कर रहे हो। एंटोनिम्स, नहीं कर रहे रूल्स फॉलो। डिफायंस, रेजिस्ट कर रहे हो, उसके खिलाफ हो। अपोज कर रहे हो, रेजिस्टेंस, उसके खिलाफ हो। अच्छा, रूल्स तोड़ने के कौन कौन से वर्ड्स होते हैं? जल्दी से बता दो मुझे। एक वर्ड होता है ट्रांसग्रेस। ट्रांसग्रेस मीन्स आपने रूल तोड़ दिया। फ्लाउट, रूल तोड़ दिया। वायोलेट, रूल तोड़ दिया। इन्फ्रिंज मीन्स रूल तोड़ दिया। इन सारे शब्दों का मीनिंग क्या होता है? ब्रेक द रूल्स। रूल्स आपने क्या किए? तोड़ दिया। रूल्स के खिलाफ हो, उसका क्या वर्ड होता है? डिफाई मीन्स आप रूल्स के खिलाफ हो, आप रूल्स को रेजिस्ट कर रहे हो, अपोज कर रहे हो। तो जो कंट्री है जो फॉलो कर रही है इंटरनेशनल लॉ को, वो बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है, उसका एडहेरेंस मतलब वो बहुत ही ज़्यादा स्ट्रांगली फॉलो कर रही है इंटरनेशनल लॉ को। अगले वर्ड पे आते हैं। द नेक्स्ट वर्ड इज ट्रांसग्रेस। ये तो अभी अभी पढ़ा, ट्रांसग्रेस। ट्रांसग्रेस का मीनिंग क्या हो गया? रूल तोड़ देना, उल्लंघन करना। मीन्स आपने रूल तोड़ दिया। एक्शन की बात कर रहे हैं, पार्ट ऑफ स्पीच क्या हो गया? वर्ब हो गया। टू गो बियॉन्ड द बाउंड्स ऑफ अ मॉरल प्रिंसिपल और एस्टैब्लिश स्टैंडर्ड और बिहेवियर। जो आपका रूल है, रेगुलेशन है, प्रिंसिपल है, आपने उसकी दरों को पार कर दिया। जो स्टैंडर्ड बिहेवियर है, आपने उसकी दरों को पार कर दिया, मीन्स आपने रूल तोड़ दिया, वायलेट कर दिया, इन्फ्रिंज कर दिया, ब्रीच कर दिया, फ्लाउट कर दिया। मीन्स रूल को क्या किया? रूल को तोड़ दिया। एंटोनिम्स, फॉलो कर रहे हो रूल को, ओबे कर रहे हो, कंप्लाई कर रहे हो, रिस्पेक्ट कर रहे हो। अभी एक और वर्ड पड़ा, एडहियर कर रहे हो, मतलब रूल को फॉलो कर रहे हो। तो कंट्री के ऊपर इल्जाम क्या लगाया गया? कंट्री के ऊपर इल्जाम लगाया गया कि वो तोड़ रही थी। किसको तोड़ रही थी? इंटरनेशनल लॉज को वो तोड़ रही थी। ऐसा इल्जाम कंट्री के ऊपर लगाया गया। अच्छा, अब यहाँ पे एक वर्ड आया है प्रिंसिपल। प्रिंसिपल का सभी को मीनिंग पता है। प्रिंसिपल, PLE, इसका मीनिंग क्या होता है? सिद्धांत जो है आपके जो रूल्स हैं, आपके जो नॉर्म्स हैं, आपकी जो वैल्यूज़ हैं, आपके जो कह सकते हैं स्टैंडर्ड रूल्स रेगुलेशंस हैं, वो सारे के सारे आपके क्या हैं? प्रिंसिपल। प्रिंसिपल का पार्ट ऑफ स्पीच क्या होता है? ये शब्द आपका नाउन होता है। एक वर्ड होता है प्रिंसिपल जिसमें PAL आता है। इसका मतलब क्या होता है? ये इसके दो पार्ट्स ऑफ स्पीच होते हैं। ये एडजेक्टिव होता है। जब ये एडजेक्टिव होता है, इसका मीनिंग क्या होता है? मेन, कोई चीज़ इंपॉर्टेंट है, मेन है। और जब ये नाउन होता है, इसका मीनिंग क्या होता है? हेड। जो इंसान हेड है, स्कूल का हेड है, कॉलेज का हेड है, कहीं का भी हेड है, वो भी क्या होता है? प्रिंसिपल। अगले वर्ड पे आते हैं, परसेप्शन। परसेप्शन मीन्स आपका नजरिया क्या है इस चीज को लेके, व्हाट इज योर पॉइंट ऑफ व्यू। परसेप्शन मीन्स आपका नजरिया। लास्ट में ION लग रहा है, पार्ट ऑफ स्पीच नाउन हो गया। तो वो तरीका जिस तरीके से किसी चीज को समझा जाता है, समझते हो आप, इंटरप्रेट करते हो, समझते हो, वो आपका परसेप्शन है, आपका नजरिया है, आपका पॉइंट ऑफ व्यू है, आपकी अंडरस्टैंडिंग है, आपका इंटरप्रिटेशन, आप कैसे आप उस चीज को इंटरप्रेट कर रहे हो। एंटोनिम्स, मिसकंसेप्शन है, आप गलत तरीके से समझ रहे हो, मिसअंडरस्टैंडिंग है, गलत सब अंडरस्टैंडिंग, इग्नोरेंस है। इग्नोरेंस का मीनिंग क्या है?
आप एकदम उस चीज़ को इग्नोर कर चुके हो, एकदम अनदेखा कर चुके हो। इग्नोरेंस का एक बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है, बहुत बार एग्जाम में आता है, स्टार मार्क करके लिखिएगा, ऑब्लिवियस। कोई इंसान अगर किसी चीज़ को लेके ऑब्लिवियस होता है, इसका मतलब क्या होता है, इग्नोरेंट होता है, उसे इसके बारे में पता ही नहीं होता। ये ऑब्लिवियस लास्ट में OUS लग रहा है, एडजेक्टिव फॉर्म है, इसी का नाउन फॉर्म होता है ऑब्लिवियन। ऑब्लिवियन का मीनिंग क्या होता है, इग्नोरेंस। तो जो परसेप्शन है ऑफ द इशू, जो इशू का जो पॉइंट ऑफ व्यू था उस इशू को लेके, वो बहुत अलग अलग था दोनों कंट्रीज में। एक कंट्री कुछ और समझ रही थी, एक कंट्री कुछ और समझ रही थी, दोनों का परसेप्शन बहुत अलग अलग था। इस परसेप्शन का वर्ब फॉर्म क्या होता है, परसीव। परसीव मीन्स आप कैसे उस तरीके को, उस चीज को देखते हो। एक हमारे 5 सेंसेस ऑफ परसेप्शन होते हैं, 5 सेंसेस ऑफ परसेप्शन। परसेप्शन मीन्स जिस तरीके से हम बाहर की दुनिया से कॉन्टैक्ट कर रहे हैं, अपना नजरिया बना रहे हैं। तो 5 सेंसेस ऑफ परसेप्शन कौन कौन से होते हैं, हमारी आइज जिससे हम देखते हैं, हमारी नोज जिससे हम सूंघते हैं, हमारा ईयर जिससे हम सुनते हैं, हमारी टंग जिससे हम टेस्ट करते हैं, हमारी स्किन जिससे हम फील करते हैं। ये हमारे 5 सेंसेस ऑफ परसेप्शन है। कहते हैं परसेप्शन के साथ आप कॉन्टिन्यूस टेंस यूज नहीं कर सकते। तो आई एम सीइंग अ बुक गलत है, तो परसेप्शन के साथ कभी भी कॉन्टिन्यूस टेंस यूज नहीं होता, वर्ब्स ऑफ परसेप्शन के साथ। ग्रामर का रूल, 120 रूल्स ऑफ ग्रामर, वेरी इंपॉर्टेंट। चलो अगले वर्ड पे आते हैं, कवर्ट। बहुत बार पढ़ा है, 2 शब्द बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड्स हैं, कवर्ट और ओवर्ट। इसमें C आ रहा है तो ऐसे याद कर सकते हो, इसका मतलब है कवर्ड मीन्स हिडन। इसमें O आ रहा है, इसका मतलब क्या है, ओपन है। रिवील्ड है, सबके सामने है। डाइवल्ज्ड है, डाइवल्ज्ड का मीनिंग भी क्या होता है, सबके सामने है। अनवील्ड है मीन्स सबके सामने है वो चीज। डिस्क्लोज्ड है मीन्स सबके सामने है वो चीज। दोनों वर्ड्स का पार्ट ऑफ स्पीच क्या है, दोनों ही शब्द आपके एडजेक्टिव्स हैं, क्योंकि नाउन के बारे में बता रहे हैं। तो कोवर्ट मीन्स छुपा हुआ, हिडन। पार्ट ऑफ स्पीच क्या हो गया, एडजेक्टिव हो गया। तो नॉट ओपनली एक्नॉलेज्ड और डिस्प्लेड, जिसको आपने ओपनली दिखाया नहीं है, सीक्रेटिव है। हिडन है, क्लैंडस्टाइन, बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है क्लैंडस्टाइन, डबल स्टार मार्क करो क्लैंडस्टाइन पे। क्लैंडस्टाइन का मीनिंग क्या होता है, सीक्रेट है। अंडर कवर है, छुपा हुआ है। एंटोनिम्स ओवर्ट है, ओपन है, सबके सामने है, ओपन है, पब्लिक है, सबके सामने है। तो जो गवर्नमेंट है उसने साफ साफ मना कर दिया कि हमारा कोई भी इन्वॉल्वमेंट नहीं है उन हिडन ऑपरेशंस में, उन सीक्रेट ऑपरेशंस में हमारा कोई भी लेना देना नहीं है। सरकार ने साफ साफ ऐसा बोल दिया। अगला वर्ड है टर्मोइल। टर्मोइल मीन्स उथल पुथल मच गया है, अशांति फैल गई है। टर्मोइल इज उथल पुथल। पार्ट ऑफ स्पीच क्या हो गया, नाउन हो गया। अ स्टेट ऑफ ग्रेट डिस्टर्बेंस, कंफ्यूजन और अनसर्टेनिटी, हद से ज्यादा उथल पुथल मची हुई है। केओस, वेरी इंपॉर्टेंट वर्ड, डबल स्टार मार्क करेंगे। केओस मीन्स कंफ्यूजन ही कंफ्यूजन है, मीन्स केओस ही केओस है। अपहीवल है, डिसऑर्डर है। ट्यूमल्ट मीन्स उथल पुथल है। टर्ब्यूलेंस मीन्स उथल पुथल है। एक और वर्ड होता है पैंडेमोनियम। पैंडेमोनियम शब्द का मतलब क्या होता है, इसमें देखो रूट वर्ड है पैन। पैन और ओमनी आपके 2 रूट वर्ड्स होते हैं जिनका मीनिंग होता है ऑल, सब। पैन मीन्स ऑल। डेमन, डेमन का मीनिंग होता है राक्षस। ऐसा लग रहा है सारे के सारे राक्षस एक जगह आ गए, पैंडेमोनियम की सिचुएशन हो गई। मीन्स नॉइजी डिसऑर्डर, सब एक दूसरे के ऊपर चिल्ला रहे हैं, चीख रहे हैं, एकदम कियोस बना हुआ है, कंफ्यूजन ही कंफ्यूजन हो रखा है, सिचुएशन बड़ी खराब हो चुकी है, बहुत डिस्टर्बेंस हो रहा है, मीन्स पैंडेमोनियम की सिचुएशन है। एंटोनिम्स क्या हो गए, काम है, शांति है, पीस है, शांति है, स्टेबिलिटी है, शांति। शांति के 2 वर्ड्स और बता दो। ट्रैंक्विलिटी है, ट्रैंक्विलिटी इज शांति है। सेरेनिटी है, सेरेनिटी इज शांति ही शांति है। तो जो कंट्री थी वो पॉलिटिकल टर्मोइल में थी, पॉलिटिकल उथल पुथल में थी आफ्टर द कंट्रोवर्शियल इलेक्शन। ऐसा इलेक्शन हुआ, उसके बाद कंट्री जो है उथल पुथल मच गई कंट्री में। कंट्रोवर्शियल मीन्स लड़ाई वाला, जिसमें लड़ाइयाँ ही लड़ाइयाँ। नेक्स्ट वर्ड इज परप्लेक्सिंग। कोई चीज़ आपको परप्लेक्स कर दे, मतलब कंफ्यूज कर दे, समझ ही नहीं आया ये हुआ तो हुआ कैसे। परप्लेक्सिंग है, कंफ्यूजिंग है, समझ ही नहीं आया कि भाई इस बार IBPS PO का पेपर हुआ तो सारे के सारे क्वेश्चंस वैसे ही क्यों आए जो परफेक्शन में किए हुए थे। क्या निमिषा मैम को पेपर पहले से पता था? दिस इज परप्लेक्सिंग। तो परप्लेक्सिंग इज व्हाट, कंफ्यूजिंग। होता क्यों है ऐसा, इसका रीज़न बता देती हूँ। बहुत सारे बच्चे इस चीज़ को लेके हमेशा से डाउट करते हैं कि ऐसा क्यों होता है। इसका रीज़न ये होता है बेटा, जिस भी कंपनी को पेपर बनाने के लिए दिया जाता है या जो भी पेपर बनाता है, जो भी इंसान की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है पेपर बनाने की, वो पेपर कैसे बनाएगा? उसके अंदर से तो कुछ आएगा नहीं। आजकल सब कुछ सर्च करने का ज़माना है, तो वो भी यूट्यूब पे सर्च करता है कि इंग्लिश में इस टॉपिक पे कैसे कैसे क्वेश्चंस बनाए जा सकते हैं। और जब सर्च होता है, चीज़ें होती हैं, तो सबसे ऊपर वीडियोस हमारी ही आती हैं, परफेक्शन की ही आती हैं। तो इस वजह से आपको जो पैटर्न्स हैं वो सेम मिल जाते हैं। बहुत बार तो टॉपिक्स भी आपको सेम मिल जाते हैं, या फिर एडिटोरियल
कि लैंग्वेज को थोड़ा सा ईजी बना के दे दिया जाता है, टॉपिक्स वही होते हैं। तो दिस हैपन्स, इसमें कोई परप्लेक्स्ड होने वाली बात नहीं है, इसमें कोई बैफल्ड होने वाली बात नहीं है, इसमें कोई बिविल्डर्ड होने वाली बात नहीं है। सब कुछ क्या है, क्लियर है, स्ट्रेट फॉरवर्ड है और सिंपल है। तो परप्लेक्सिंग का मीनिंग क्या हो गया, परप्लेक्सिंग इज कंफ्यूजिंग, बैफलिंग, पजलिंग। एंटोनिम्स क्लियर है, स्ट्रेट फॉरवर्ड है, सिंपल है। तो प्रोफेसर का जो एक्सप्लेनेशन था वो क्या था, परप्लेक्सिंग था, बहुत ही कंफ्यूजिंग था। किसके लिए, स्टूडेंट्स के लिए। नेक्स्ट वर्ड पे क्या आते हैं, नेक्स्ट वर्ड इज कर्सरी। कर्सरी मीन्स बहुत जल्दीबाजी में आपने कोई काम कर दिया। आपसे बोला गया था कि भाई पूरा इसको गहराइयों में जाके पढ़ना, लेकिन आपने क्या किया, कर्सरी मीन्स ऊपर ऊपर से पढ़ के काम खत्म कर दिया। तो ऊपर ऊपर से पढ़ना इज व्हाट, कर्सरी मीन्स जल्दीबाजी में। लास्ट में ORY लग रहा है, पार्ट ऑफ स्पीच आपका एडजेक्टिव हो गया। ये परप्लेक्सिंग क्या था, ये भी एडजेक्टिव ही था, क्योंकि नाउन के बारे में ही बात कर रहे थे। तो हेस्टी जल्दीबाजी में करना, डिटेल्ड नहीं करना, थॉरो नहीं करना। सुपरफिशियल मीन्स ऊपर ऊपर से। परफंक्टरी मीन्स अच्छे से नहीं। ब्रीफ मीन्स बहुत ही छोटा। एंटोनिम्स क्या हो गए, थॉरो बहुत गहराइयों में करना, डिटेल्ड। मेटिकुलस वेरी इंपॉर्टेंट वर्ड, 4-5 स्टार मार्क करो मेटिकुलस में। मेटिकुलस का मीनिंग क्या हो गया, आप बहुत ही केयरफुल होकर उस काम को कर रहे हो, बहुत गहराइयों में जाके उस काम को कर रहे हो, मेटिकुलसली कर रहे हो। तो एक ऊपर ऊपर से जो ग्लांस आया, जो ऊपर ऊपर से हमने नजर मारी डॉक्यूमेंट्स में, तो ऊपर ऊपर से ही रिवील हो गई, सामने आ गई बहुत सारी एरर्स। अभी तो हमने गहराइयों में पढ़ा भी नहीं है, ऊपर ऊपर से पढ़ने में ही इतनी सारी गलतियां दिख गई। चलिए आ जाते हैं फ्रेजल वर्ब्स पे। तो पहला फ्रेजल वर्ब क्या है, विनो डाउन। विनो डाउन का मतलब क्या था, अभी हमने एक और फ्रेजल वर्ब पढ़ा था इससे रिलेटेड। आपके पास बहुत सारी चीजें, पिक अप ऑन याद होगा आप लोगों को, उसमें से आपने क्या किया, अपने ऑप्शंस कम करते चले गए और लास्ट में आपके पास 2 या 3 ऑप्शन ही बचे जिसमें से आपको सिलेक्ट करना है। तो बहुत सारों में से कम करते जा रहे हो ऑप्शन। अभी आपके पास 10 ऑप्शन हैं कि जिंदगी में म्यूजिशियन बन जाता हूँ, सिंगर बन जाता हूँ, डांसर बन जाता हूँ, बैंक PO बन जाता हूँ, गवर्नमेंट ऑफिसर बन जाता हूँ, इनकम टैक्स असिस्टेंट बन जाता हूँ, पापा के बिजनेस। 10 ऑप्शन थे। फिर आपने क्या किया, उन सारे ऑप्शंस को आप क्या करते हुए चले गए, नैरो डाउन भी बोलते हैं इसको, नैरो डाउन करते हुए चले गए। नैरो डाउन का मतलब क्या होता है, कम करते हुए चले गए। विनो डाउन, नैरो डाउन सिमिलर है। अगला जीरो इन ऑन, यार बहुत सारी इधर उधर की बातें हो गई, लेट्स जीरो इन ऑन द मेन टॉपिक नाउ। मतलब अब मेन टॉपिक की बात करते हैं। तो फोकस करना है हम एक स्पेसिफिक टारगेट और ऑप्शन पे, सबको हटा दो, सिर्फ एक ही चीज पे फोकस करते हैं, दैट इज व्हाट, जीरो इन ऑन। पिक ऑन, पिक ऑन का मतलब क्या है, एक ही इंसान को चूज कर रहे हो, एक ही इंसान पे सारा का सारा फोकस चला गया, दैट मीन्स पिक ऑन। नेल डाउन, वही नेल डाउन का मीनिंग भी वही है, इतना सब कुछ सोचने समझने के बाद एक चीज को आपने फाइनलाइज कर दिया, दैट मीन्स नेल डाउन कर दिया। तो ये चारों के चारों ना सिमिलर से थे। अगर आप देखोगे तो विनो डाउन का मीनिंग है बहुत सारी चॉइसेस में से थोड़ी सी चॉइसेस लेना, जीरो इन ऑन मीन्स एक चीज को सिलेक्ट कर लेना, पिक ऑन मीन्स एक इंसान को सिलेक्ट कर लेना, नेल डाउन मीन्स फाइनलाइज एक कर देना। तो चारों का मीनिंग लगभग सेम ही था, कोई बहुत ज्यादा फर्क नहीं था। अच्छा, यहां से एक और ईडियम आता है, मैंने आपको बोला यू नेल्ड इट। जनरली जब बच्चों के मेरे पास मैसेजेस आते हैं कि मैम सिलेक्शन हो गया है, प्रीलिम्स क्लियर हो गया, मेंस क्लियर हो गया, फाइनल जॉब लग गई, ऑफर लेटर आया है, या ये हमारी फर्स्ट सैलरी है, जब भी ऐसे मेरे पास मैसेजेस आते हैं तो एक मेरा मैसेज जो बच्चों को जाता है, कॉन्ग्रेचुलेशंस यू नेल्ड इट। तो यू नेल्ड इट का मतलब क्या हो गया, यू नेल्ड इट का मतलब हो गया कि आपने बिल्कुल एकदम परफेक्ट काम किया, मतलब बहुत बढ़िया काम किया है। तो यू नेल्ड इट मीन्स बिल्कुल एकदम परफेक्ट काम करना। एक और इसका इडियम होता है हिट द नेल। एग्जैक्टली क्या इडियम होता है वो, आपने क्या किया है, नेल को हिट किया है, हिट द नेल ऑन द हेड। इसका मतलब क्या होता है, बिल्कुल एक्यूरेट काम किया है, कहीं आपने कोई भी गलती नहीं करी, कहीं पे भी कुछ भी गड़बड़ नहीं करी, बिल्कुल सही सटीक काम किया है, हिट द नेल ऑन द हेड। चलो आ जाते हैं इडियम्स एंड फ्रेजेस पे। इट्स ऑल ग्रीक टू मी, मेरे लिए सब फारसी है, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा क्या तुम बोल रही हो, इट्स ऑल ग्रीक टू मी, मेरे लिए सब फारसी है। मतलब मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा तुम क्या कह रहे हो, आई एम नॉट एबल टू अंडरस्टैंड अ सिंगल वर्ड ऑफ योर्स, मीन्स इट्स ऑल ग्रीक टू मी। क्लोज बट नो सिगार, बहुत नजदीक थे सक्सेस के, एकदम नजदीक थे सक्सेस के, प्री भी हो गया, मेंस भी हो गया, लेकिन लास्ट में आते आते फेल हो गए। मीन्स ऑलमोस्ट सक्सेसफुल हो गए थे लेकिन कंप्लीटली सक्सेसफुल नहीं हुए। क्लोज बट नो सिगार। एन एक्स टू ग्राइंड, इसका अपना कोई सेल्फिश रीजन होगा जो ये मेरे पास आया है, ऐसे तो ये मुझसे मिलने आता नहीं है, कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ इसके मन में चल रहा होगा, इसका कोई ना कोई फायदा होगा जो ये मेरे पास आया है। ही मस्ट बी हैविंग एन एक्स टू ग्राइंड, कुछ ना कुछ इसका फायदा होगा। टू बेंड ओवर बैकवर्ड्स, पूरा ऐसे बैकवर्ड्स बेंड हो गए अपने काम को करने के लिए, मतलब इतनी ज्यादा मेहनत कर रहे हो आप। टू ट्राई एक्सट्रीमली हार्ड टू डू समथिंग,
किसी काम को करने के लिए बहुत ज़्यादा मेहनत करना, टू बेंड ओवर बैकवर्ड्स। अ सिटिंग डक, डक को क्या करते हैं, डक एक जगह बैठी रहती है, लोग उसका आके फायदा उठा लेते हैं। तो ईजी टू अटैक, चीट और टेक एडवांटेज ऑफ। तो कोई इंसान जिसपे को अटैक करना बहुत आसान हो, उसका फायदा उठाना बहुत आसान हो, वो इंसान को क्या बोलते हैं, सिटिंग डक। मीन्स हिलेगा भी नहीं अपनी जगह से, आराम से उसका फायदा उठा दो, उसके साथ चीटिंग कर दो, उसको अटैक कर दो। समझ आई आज की वोकैबुलरी? यस और नो माय चैंपियंस? चलिए आ जाते हैं आज के आर्टिकल पे, बट उससे पहले मैं रिक्वेस्ट करूंगी सभी को एक बार जल्दी से सेशन को लाइक कर देंगे, तुरंत की तुरंत। जितने लोगों ने सेशन को लाइक नहीं किया है तुरंत की तुरंत लाइक कर देंगे। अगर 3000 बच्चे देख रहे हैं 3000 लाइक्स तुरंत हो जाने चाहिए। वेस्ट वर्सेज द रेस्ट। वेस्ट में जनरली कौन सी कंट्रीज आती है, यूएस वाली साइड की। वर्सेज द रेस्ट, बाकी कंट्रीज। एक तरफ अमेरिका है, एक तरफ बाकी कंट्रीज है। ऑन वेस्टर्न कंडक्ट इन इंडिया, जिस तरीके से वेस्ट जो है कंडक्ट कर रहा है, कंडक्ट मीन्स बिहेव कर रहा है, उसका जो बिहेवियर है, और इंडिया, इसके बारे में ऑथर बात करने वाले हैं। चलिए पहले आप पढ़ेंगे फिर हम समझाएंगे। रीड इट एवरीवन। पढ़ लिया सभी ने? चलिए देखते हैं ऑथर क्या कह रहे हैं। चार्जेस, चार्जेस मीन्स इल्जाम, इल्जाम। लेवल्ड मीन्स लगाए गए। तो जो इल्जाम लगाए गए इंडिया के खिलाफ बाय द यूनाइटेड स्टेट्स, यूएस के द्वारा, एंड कनाडा, कनाडा के द्वारा, रिगार्डिंग, किससे रिलेटेड, न्यू दिल्लीज एलिजिड, न्यू दिल्ली के ऊपर जो एलिजिड, एलिजिड मीन्स इल्जाम लगाया गया है। कोवर्ट, कोवर्ट मीन्स हिडन। तो न्यू दिल्ली के ऊपर जो इल्जाम लगाया गया कि न्यू दिल्ली सीक्रेट ऑपरेशंस कर रहा था, सीक्रेट मिशंस कर रहा था। टारगेटेड एक्ट, किसके ऊपर टारगेट थे वो, उन इंडिविजुअल्स के ऊपर, उन लोगों के ऊपर जिनको डेजिग्नेट किया गया था। डेजिग्नेट मीन्स जिनको मार्क किया गया था कि वो टेररिस्ट हैं, बाय इट मीन्स इंडिया के द्वारा ही। आर डाउटलेस एम्बैरेसिंग टू इंडिया, वो जो है इंडिया के लिए बहुत ही ज्यादा शर्मनाक है। एम्बैरेसिंग मीन्स शर्मनाक। अब यहाँ पे ऑथर ने एक ग्रामर की मिस्टेक करी है। एम्बैरेसिंग एक एडजेक्टिव है यहाँ पे, तो एडजेक्टिव के बारे में एडवर्ब बताता है, तो यहाँ पे डाउटलेसली आएगा। तो इसमें कोई डाउट नहीं है कि वो बहुत ही ज्यादा शर्मिंदगी वाली बात है इंडिया के लिए। शर्मनाक नहीं, शर्मिंदगी, शर्मिंदगी वाली बात है। इट्स गवर्नमेंट, हमारी इंडिया की सरकार के लिए, एंड इट्स पीपल, और लोगों के लिए। नो डेमोक्रेसी, कोई भी डेमोक्रेसी दैट एडियर्स, एडियर्स मीन्स फॉलोज। तो कोई भी डेमोक्रेसी जो रूल ऑफ लॉ मीन्स कॉन्स्टिट्यूशन, तो कोई भी डेमोक्रेसी जो कॉन्स्टिट्यूशन को फॉलो करती है एट होम मीन्स अपने घर पे, एंड अब्रॉड और बाहर की कंट्री में, कैन टेक सर्च चार्जेस लाइटली। कोई भी कंट्री ऐसे चार्जेस को, ऐसे इल्जामों को हल्के में नहीं ले सकती है। ये बहुत बड़े गंदे इल्जाम हैं जो इंडिया पे लगाए गए हैं। इंडिया हैज स्ट्रांगली डिनाइड, इंडिया ने एकदम स्ट्रांगली मना कर दिया है, साफ साफ इनकार कर दिया है, एनी इन्वॉल्वमेंट, कि हमारा कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं था, ऐसा इंडिया ने कहा है। एंड सेड, और इंडिया ने बोला है, दैट इट इज नॉट इट्स पॉलिसी, कि हमारी पॉलिसी ही नहीं है, हमारा काम ही नहीं है कि हम इंडल्ज हों। इंडल्ज मीन्स हम इन्वॉल्व हों ऐसे कर्मों में, ऐसे एक्ट्स में। दी ओनस, ओनस मीन्स अ बर्डन, जिम्मेदारी। अब जो बर्डन है, जो जिम्मेदारी है, वो किसके ऊपर है, यूएस के ऊपर है और कनाडा के ऊपर है, टू प्रोवाइड एनी एविडेंस, एविडेंस मीन्स सबूत। तो अब जिम्मेदारी किसकी है, यूएस की है और कनाडा की है कि वो कोई सबूत दे। दैट सजेस्ट, जो सबूत बताए कि ऑफिशियल इंडियन सैंक्शन, कि इंडिया ने अप्रूव किया था। सैंक्शन का मीनिंग यहाँ पे क्या है, अप्रूवल, कि ऑफिशियली इंडिया ने अप्रूव किए थे ये जो एलिजिड प्लॉट्स हैं, जो इल्जाम लगाए गए हैं, ये प्लानिंग एंड प्लॉटिंग, प्लॉटिंग में षड्यंत्र का जो इल्जाम लगाया गया है इंडिया के ऊपर। अब यूएस और कनाडा की जिम्मेदारी है कि वो सबूत दे इस बात का कि इंडिया ने करवाया है, ये इंडिया का अप्रूवल था इसमें। देयर डबल स्टैंडर्ड इज, उनका जो दोगुलापन है यूएस और कनाडा का, हाउएवर, हालांकि वो एविडेंट है। एविडेंट मीन्स बिल्कुल साफ साफ समझ में आ रहा है। इवन अ कर्सरी, कर्सरी मीन्स ऊपर ऊपर से, जल्दीबाजी में, हेस्टी। अगर हम ऊपर ऊपर से भी ओवरव्यू करें, देखें ऑफ द यूएस कंडक्ट, कि यूएस किस तरीके से काम करता है, बिहेव करता है उन कंट्रीज में जो उसकी दुश्मन है, हॉस्टाइल मीन्स दुश्मन है, और जो उसकी फ्रेंड है, टू इट वुड रिवील, तो ये बात सामने लेके आएगी, रिवील मीन्स शो करेगी,
अ लॉन्ग रिकॉर्ड, इतना लंबा रिकॉर्ड है ऑफ इट्स इंटरफेरेंस, कि यूएस जो है हमेशा टांग अड़ाता है उनके डोमेस्टिक अफेयर्स में, उनकी कंट्री के अंदर क्या चल रहा है, यूएस की आदत है टांग अड़ाने की। चाहे वो कंट्री यूएस की दुश्मन हो, चाहे वो कंट्री यूएस की दोस्त हो, यूएस का काम ही है टांग अड़ाना कंट्री के डोमेस्टिक मीन्स अपने अंदर के कामों में। कोवर्ट ऑपरेशंस, कोवर्ट मीन्स हिडन, सीक्रेट, सीक्रेट ऑपरेशन, सीक्रेट मिशन यूएस की स्ट्रैटेजी रहे हैं, हैव बीन अ पार्ट ऑफ यूएस स्ट्रैटेजी, यूएस की ये स्ट्रैटेजी रही है इन यूरोपियन कंट्रीज, उन कंट्रीज में जो क्या है ट्रीटी एलाइज है, ट्रीटी मीन्स अग्रीमेंट, एलाइज मीन्स फ्रेंड्स, तो अग्रीमेंट साइन किया है कंट्रीज के साथ में, तो यूएस वहां पे हिडन ऑपरेशंस करता है, और जो यूएस के फ्रेंडली पार्टनर्स हैं वहां पे यूएस हिडन ऑपरेशंस करता है। नॉट टू मेंशन कंट्रीज, उन कंट्रीज का तो मैं नाम भी नहीं ले रहा जो यूएस की एनिमीज है, मतलब एनिमीज में तो करता ही करता है यूएस, एनिमीज के घरों में जाके तो यूएस ऐसे ऑपरेशंस करता ही करता है, दोस्तों के यहाँ भी करता है, तो यूएस बदनाम है इस बात के लिए। इंडिया पे वो इल्जाम जो लगा रहा है ना, सबूत तो दे दे इस बात का कि इंडिया ने ऐसा किया है, और कोई भी कंट्री इस बात को लाइटली नहीं लेगी जो यूएस ने और कनाडा ने हमारे साथ किया है, जो हमारे ऊपर इल्जाम लगाए हैं। समझ आया पूरा का पूरा पैसेज सभी को? ओनस मीन्स भार, जिम्मेदारी, बर्डन। चलो अब थोड़ी सी ग्रामर करेंगे। इस आर वर्ब का सब्जेक्ट बता दो, यहाँ पे क्या एरर है वो बता दो, ये वैसे मैंने आपको बताया था बट फिर से पूछ रही हूँ। इस कैन टेक वर्ब का सब्जेक्ट बता दो, इस सेंटेंस का टेंस बता दो, इस सेंटेंस की पार्सिंग करेंगे, एविडेंट का पार्ट ऑफ स्पीच बता दो, वुड रिवील वर्ब का सब्जेक्ट बता दो, ये बता दो एक्टिव है या पैसिव है, डिक्लेयर्ड का पार्ट ऑफ स्पीच बता दो। चलो देखते हैं कितने लोगों के सारे आंसर्स ठीक निकलते हैं। देखो नाउन के आगे वर्ब की थर्ड फॉर्म है, एडिशनल इन्फॉर्मेशन है, एंड आ गया एडिशनल इन्फॉर्मेशन है, पूरी ये एडिशनल इन्फॉर्मेशन ही है। तो इस आर का सब्जेक्ट क्या है, चार्जेस। ये जो इल्जाम लगाए हैं ये क्या है, इंडिया के लिए बहुत ही शर्मिंदगी वाले हैं, एम्बैरेसिंग है, तो चार्जेस हो गया। अगला एम्बैरेसिंग एडजेक्टिव की तरह यूज हुआ है, एडजेक्टिव के बारे में एडवर्ब बताता है, डाउटलेस तो खुद एक एडजेक्टिव है, तो यहाँ पे क्या आएगा, डाउटलेसली आएगा। कैन टेक का सब्जेक्ट क्या है, ये दैट से स्टार्ट हो रहा था, एडिशनल इन्फॉर्मेशन थी, कोई भी डेमोक्रेसी, तो डेमोक्रेसी इसका सब्जेक्ट है, कोई भी डेमोक्रेसी इसको लाइटली नहीं लेगी, डेमोक्रेसी इज द सब्जेक्ट। इट इज नॉट इट्स पॉलिसी, इसका टेंस बताना था, एक ही वर्ब है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, इसका मतलब ये सिंपल प्रेजेंट टेंस है। पार्सिंग कर लेते हैं, द आपका आर्टिकल हो गया, ओनस नाउन हो गया, इज वर्ब हो गया, ऑन प्रेपोजिशन हो गया, द आर्टिकल हो गया, यूएस नाउन हो गया, एंड कंजंक्शन कैनेडा नाउन, टू प्रेपोजिशन प्रोवाइड वर्ब, एनी एडजेक्टिव, एविडेंस नाउन, दैट कंजंक्शन, सजेस्ट वर्ब, ऑफिशियल एडजेक्टिव, इंडियन एडजेक्टिव, सैंक्शन नाउन, टू प्रेपोजिशन, द आर्टिकल, एलिजिट एडजेक्टिव, प्लॉट्स नाउन। एविडेंट आपका एडजेक्टिव है। वुड रिवील, कौन सी चीज रिवील करेगी, ये प्रेपोजिशन से स्टार्ट हो रहा था, एडिशनल इन्फॉर्मेशन थी, तो ओवरव्यू जो है, अगर हम ओवरव्यू करें, ऊपर से देखें तो ये इस बात को सामने लेके आएगा, तो वुड रिवील का सब्जेक्ट हो गया ओवरव्यू। हैव बीन, हैव के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म लग रही है, तो ये आपका प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है, ये ना ही एक्टिव है ना ही पैसिव है, क्यों, क्योंकि यहाँ पे कोई एक्शन ही नहीं हुआ है, जब कोई एक्शन होता है तब एक्टिव या पैसिव होते हैं, कोई एक्शन नहीं है तो ना ही एक्टिव है ना ही पैसिव है। एनिमीज नाउन है, नाउन के बारे में जो वर्ड बताता है एडजेक्टिव होता है, तो डिक्लेयर्ड एडजेक्टिव हो गया। वर्ब की थर्ड फॉर्म में एडजेक्टिव का रोल प्ले कर रही है, तो इसका मतलब हम इसको क्या बोलते हैं, जब भी वर्ब की थर्ड फॉर्म एडजेक्टिव का रोल प्ले करती है उसको हम पास्ट पार्टिसिपल बोलते हैं। नेक्स्ट पैसेज, कितने लोगों के सारे आंसर्स ठीक निकले, चलिए पढ़ेंगे इसको। चलिए आगे देखते हैं ऑथर क्या कह रहे हैं। कंसिडरिंग दिस हिस्ट्री, यूएस की इस हिस्ट्री को समझते हुए जो एलिगेशंस लगाए हैं यूएस ने, जो इल्जाम लगाए हैं यूएस ने और कनाडा ने, आर लेस अबाउट, ये कम इस बारे में है, अडियरेंस, अडियरेंस मीन्स फॉलोइंग टू एनी यूनिवर्सल स्टैंडर्ड ऑफ रूल ऑफ लॉ, ये इसके बारे में नहीं है कि हमने कोई रूल ऑफ लॉ फॉलो किया है या नहीं,
बल्कि ये किसके बारे में, देन अ कन्वीनियंट पॉलिटिकल यूज, कन्वीनियंट मीन्स खुद के लिए फायदेमंद, बेनिफिशियल, फेवरेबल, तो खुद के लिए वो पॉलिटिकल यूज किया जा रहा है उस आर्ग्यूमेंट का, उस बात का अगेंस्ट अ फेलो डेमोक्रेसी। तो सिर्फ ये क्या है, ये जो एलिगेशंस हैं ये यूएस क्या कर रहे हैं, ये यूएस एक डेमोक्रेसी, एक साथ की डेमोक्रेसी के खिलाफ आर्ग्यूमेंट को यूज कर रहा है। द मोटिवेशंस फॉर सच अ मूव, यूएस ऐसा क्यों कर रहा है, इसका मकसद क्या है, ये अभी तक अनक्लियर है, साफ नहीं है, एंड इंटरव्यूइंग भी है। इंटरव्यूइंग का मतलब क्या है, एक तरीके से हमारे लिए जिज्ञासा जनरेट भी कर रहा है कि यूएस कर रहा है तो ऐसा क्यों कर रहा है, मीन्स ये क्यूरियोसिटी जनरेट कर रहा है, जिज्ञासा जनरेट कर रहा है कि यूएस क्यों कर रहा है ऐसा। इंडिया का जो इन्हांस्ड मीन्स बढ़ता हुआ, इंक्रीज्ड, तो इंडिया का जो इतना ज्यादा एंगेजमेंट है, एंगेजमेंट मीन्स हमारी बातचीत है विद इट्स डायस्पोरा। डायस्पोरा कौन होते हैं, जो इंडिया के लोग हैं जो वेस्ट में रह रहे हैं, वो इंडिया का डायस्पोरा है वेस्ट में। तो डायस्पोरा मीन्स कंट्री के लोग, लेकिन वो दूसरी कंट्रीज में जाके रह रहे हैं। तो इंडिया का जो डायस्पोरा है वेस्ट में, उनसे जो हमारा एंगेजमेंट बढ़ गया है, बातचीत बढ़ गई है, एंड डोमेस्टिक पॉलिटिकल कैलकुलेशंस, और हो सकता है इन कंट्रीज के अंदर कुछ पॉलिटिकल कैलकुलेशंस होंगी, कुछ ये लोग कैलकुलेशंस कर रहे हैं, मतलब कुछ अपने लोगों के लिए, मतलब पॉलिटिक्स के को लेके कहीं ना कहीं उनको कोई ना कोई फायदा हो रहा होगा इन कंट्रीज में, ये एक मोटिवेशन हो सकता है, इसीलिए ये कंट्रीज ऐसा कर रही है। द हिस्टोरिक व्यू ऑफ वेस्टर्न कंडक्ट अपार्ट, चलो जो पुराना व्यू है, मतलब पुराना जो नजरिया है कि ये कंट्रीज कैसे काम करती थी, यूएस का कंडक्ट कैसा था कि दूसरी कंट्रीज में जाके वो ऐसे ऑपरेशंस करवाता था, उसको भी अलग हटाओ। द फैक्ट्स, जो सच्चाई है, जो तथ्य है, और जो सर्कमस्टांसेस मीन्स जो पूरा का पूरा इन्वायरमेंट है इस कंट्रोवर्सी का, इस पूरी लड़ाई का, आर इंडिकेटिव, ये क्या शो कर रहा है, ये शो कर रहा है ऑफ अ कॉन्टिन्यूड, कि लगातार वेस्टर्न इनसेंसिटिविटी है, कि यूएस को फर्क ही नहीं पड़ता है किस चीज से, इंडिया के सिक्योरिटी कंसर्न से। तो इंडिया के अंदर जो सिक्योरिटी प्रॉब्लम्स चल रही हैं, ये सब चीजें दिखाती हैं कि यूएस को उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। ओपन कॉल्स फॉर, ओपन खुले में, एकदम खुले में उसने डिमांड करी है वायलेंस अगेंस्ट इंडिया, इंडिया के खिलाफ वायलेंस की कॉल्स आ रही हैं। ब्रेजन, ब्रेजन मीन्स शेमलेस, बिल्कुल ओपन, बोल्ड, थ्रेट्स मीन्स डेंजर्स, वार्निंग्स, चेतावनियां दी जा रही हैं कि हम तुम्हारे एरोप्लेन्स को बॉम्ब से उड़ा देंगे, ब्लो अप कर देंगे फ्लाइट्स को, ब्लो अप कर देंगे एरोप्लेन्स को। एंड पब्लिक सेलिब्रेशंस, और इंडिया में जो पुराना वायलेंस हुआ है अगेंस्ट इंडिया, उसको पब्लिकली सेलिब्रेट किया जा रहा है, एंजॉय किया जा रहा है कि आज यहाँ इतने लोग मार दिए या इतना वायलेंस कर दिया। इन सब चीज़ों को टॉलरेट किया जा रहा है इंडिया में इन द नेम ऑफ फ्री स्पीच। फ्री स्पीच के नाम पे ये सारी की सारी चीज़ों को टॉलरेट कर रहा है इंडिया। इंडियन मिशंस हैव कम अंडर, इंडिया के जो मिशंस हैं उन पे अटैक किया गया है फ्रॉम खालिस्तान प्रोपोनेंट्स, प्रोपोनेंट्स मीन सपोर्टर्स, तो खालिस्तान के जो सपोर्टर्स हैं वो इंडियन मिशंस के ऊपर अटैक कर रहे हैं इन 5 आइज कंट्री। 5 आइज कंट्री में, 5 आइज कंट्री में कौन कौन सी कंट्रीज आती हैं, आपका ऑस्ट्रेलिया आ गया, आपका कनाडा आ गया, आपका न्यूजीलैंड आ गया, आपका यूके आ गया और यूएस आ गया। तो ये 5 कंट्रीज ऐसी हैं जहाँ पे खालिस्तान सपोर्टर्स बैठे हुए हैं और वो इंडिया के मिशंस पे अटैक कर रहे हैं। फ्री स्पीच के नाम पे इंडिया को ओपन धमकियां दी जा रही हैं वायलेंस की, ओपनली बोला जा रहा है कि हम एयरक्राफ्ट उड़ा देंगे, ओपनली पुराने वायलेंस को सेलिब्रेट किया जा रहा है। ये सब इंडिया के खिलाफ हो रहा है और इंडिया इस सबको झेल रहा है। लास्ट पैराग्राफ फॉर रीडिंग। हाँ जी, लास्ट में क्या लिखा हुआ है, वाइल ऑल दिस इज डिफेंडेड, इस सबको सपोर्ट किया जा रहा है, प्रोटेक्ट किया जा रहा है, ये सब इंडिया के खिलाफ हो रहा है और कह रहे हैं फ्री स्पीच है भाई, हम कुछ भी बोले तो नहीं, क्या फर्क है। विदाउट आयरनी, आयरनी का मतलब क्या होता है, आयरनी मीन्स 2 ऑपोजिट चीजें साथ में हो रही हैं। आयरनी मीन्स ताना मारा जा रहा है ऑपोजिट चीज बोल के, मैं कोई आयरनी नहीं कर रहा। एन ऑफिशियल कैनेडियन रिपोर्ट, एक कैनेडियन रिपोर्ट ने, एक ऑफिशियल कैनेडियन रिपोर्ट ने हैज टेकन अम्ब्रेस, टेकन अम्ब्रेस मीन्स वो ऑफेंड हो गए। किस चीज को लेके ऑफेंड हो गए, वो किस चीज को लेके इरिटेट हो गए, एट इंडियन मीडिया रिपोर्ट्स, इंडिया की मीडिया रिपोर्ट्स आई जो कि क्रिटिकल है, क्रिटिकल मीन्स बुराई कर रही थी,
खालिस्तान प्रोपेगेंडा की। तो जो पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट है खालिस्तान बनाने का इंडिया से अलग का, तो इंडिया के मीडिया में चीज़ें बुराई की जा रही थी इस चीज़ की। उससे कैनेडियन रिपोर्ट ऑफेंड हो गई। कनाडा का एक पूरा का पूरा कह सकते हैं एक ऑफिशियल पूरा का पूरा सिस्टम जो है उसने वो परेशान अनॉयड हो गया, ऑफेंड हो गया, विच एनी वे हैज़ लिटिल सपोर्ट इन इंडिया, जिसका ना के बराबर सपोर्ट है इंडिया में। इट इज़ नोटेबल, ये बात नोट करने वाली है, इंपॉर्टेंट है, दैट ऑल दिस इज हैपनिंग, ये सब कुछ हो रहा है इवन एज द वेस्ट इज डिबेटिंग, जबकि वेस्ट जो है डिबेट कर रहा है कि क्या फ्री स्पीच प्रोटेक्शंस एक्सटेंड टू हेट स्पीच। तो फ्री स्पीच को लेकर जो प्रोटेक्शंस बनाए गए हैं कि यहाँ पे फ्री स्पीच नहीं लगनी, क्या वो हेट स्पीच पे एक्सटेंड होते हैं? क्या हेट स्पीच को रोका जा सकता है कि हेट स्पीच गलत है, फ्री स्पीच के अंदर नहीं आती है? मोस्ट डेमोक्रेसीज, ज़्यादातर जो डेमोक्रेसीज हैं, डेमोक्रेसीज क्या होती है? गवर्नमेंट ऑफ द पीपल, गवर्नमेंट बाय द पीपल, गवर्नमेंट फॉर द पीपल। मतलब जितने भी ये डेमोक्रेसीज हैं फेस टर्मोइल, टर्मोइल में सब में उथल पुथल मची हुई है। टर्मोइल मीन्स केओस मचा हुआ है, टर्ब्यूलेंस मचा हुआ है, ज़्यादातर डेमोक्रेसी में उथल पुथल मची हुई है। विच कॉल्स फॉर मीन्स डिमांड, जो किस चीज़ को डिमांड कर रहा है? नए रूल्स बनाए जाए, नए स्टैंडर्ड्स बनाए जाए, नेशनली भी, उस कंट्री के अंदर भी एंड इंटरनेशनली भी, और सारी कंट्रीज को इन्वॉल्व करते हुए भी। इंडियन इमिग्रेंट्स, इंडिया में जो इमिग्रेंट्स हैं, मतलब इंडिया से जो लोग दूसरी कंट्रीज में गए हैं, फॉर्म अ कंसिडरेबल, वो अच्छा खासा परसेंटेज है ऑफ द न्यू सिटीजन्स इन वेस्टर्न कंट्रीज। तो वेस्टर्न कंट्रीज में इंडिया के बहुत सारे लोग गए हुए हैं। ट्रेंड, और एक ये ऐसा ट्रेंड है, एक ऐसी लगातार फैशनेबल चीज़ है जो कि डेकेड्स तक चलती रहेगी, सालों साल चलती रहेगी, कि इंडिया के लोग वेस्टर्न कंट्रीज में जाके सेटल होंगे। ये जो डायस्पोरा है, ये जो हमारे इंडिया के लोग हैं जो वेस्टर्न कंट्रीज में हैं, कैन कॉन्ट्रीब्यूट टू द कॉन्टिन्यूइंग वाइब्रेंसी ऑफ वेस्टर्न सोसाइटीज। ये कंट्रीब्यूट करेंगे तो जो वेस्टर्न सोसाइटीज़ का जो कल्चर है, उनके अंदर की जो एनर्जी है, हमारे लोग भी तो वहाँ कंट्रीब्यूट करेंगे, हमारे लोग भी तो वहाँ जा रहे हैं। बट इट ऑल्सो होल्ड्स द रिस्क ऑफ कॉन्फ्लिक्ट। बट इंडिया के जो लोग वहाँ जा रहे हैं, ये क्या है, इसमें एक रिस्क भी है, और रिस्क किस चीज़ का है? लड़ाई का, कि लड़ाई भी हो सकती है। इंडिया की जो इंडिया वेस्ट पार्टनरशिप है हमारा, और जो अमेरिका का जो रिश्ता है, वो इंपॉर्टेंट है, ज़रूरी है डेमोक्रेसी के लिए और प्रोग्रेस के लिए आज की सेंचुरी में, क्योंकि इंडिया और यूएस बहुत अच्छी डेमोक्रेसीज हैं, दोनों में ही डेमोक्रेसी सिस्टम है गवर्नमेंट का। तो बहुत ज़रूरी है इंडिया और यूएस की पार्टनरशिप। म्यूचुअल रिकॉग्निशन, म्यूचुअल मीन्स एक दूसरे का हम रिकॉग्नाइज करें, समझें, एक दूसरे की चिंताओं को समझें, एक दूसरे की प्रायोरिटीज़ को समझें कि हमारे लिए ज़रूरी क्या है, तुम्हारे लिए ज़रूरी क्या है, आपस में अच्छा रिश्ता बनाए, ये ज़रूरी है, जिससे कि डेमोक्रेसी की ग्रोथ हो पूरी की पूरी दुनिया में। तो ऑथर ने पूरे पैराग्राफ में क्या बोला कि भाई आजकल डेमोक्रेसीज में उथल पुथल मची हुई है, डेमोक्रेसीज बहुत प्रॉब्लम्स को झेल रही हैं। इंडिया और यूएस ऐसी दो डेमोक्रेसीज हैं जो अच्छी चल रही हैं, तो हमें एक दूसरे को सपोर्ट करना चाहिए, जिससे कि दुनिया में भी डेमोक्रेसी की प्रोग्रेस हो। अगर हम दोनों ही एक दूसरे से लड़ेंगे, हम दोनों ही एक दूसरे की चिंताओं को एड्रेस नहीं करेंगे, हम दोनों ही एक दूसरे की चीज़ों को समझेंगे नहीं, तो चीज़ें आगे कैसे बढ़ेंगी, प्रोग्रेस कैसे होगी डेमोक्रेसी की? तो इसलिए ऑथर ने बोला कि भाई हमें एक दूसरे को समझना पड़ेगा। ऊपर से इंडिया के इतने सारे लोग यूएस जाते हैं, हमारे इतने सारे लोग वहाँ पर हैं, इंडियन डायस्पोरा इतना सारा वहाँ पर है, तो वो लोग भी तो कॉन्ट्रीब्यूट करेंगे आपकी सोसाइटी में। कॉन्फ्लिक्ट का रिस्क है, लड़ाई का रिस्क है, बट कंट्रीब्यूशन हमारे लोगों का भी है आपकी सोसाइटी में। तो इन सब चीज़ों को समझो, इस लड़ाई को खत्म करो, एक दूसरे की चिंताओं को समझना चाहिए इंडिया और यूएस को। समझ आया पैसेज सभी को? टोन कैसी है? क्रिटिकल है, बुराई करी है इंडिया ने यूएस, ऑथर ने यूएस की, बिल्कुल सही बात है, डिफेंसिव है, इंडिया को सपोर्ट किया है कि भाई तुम ऐसे इल्ज़ाम क्यों लगा रहे हो इंडिया के ऊपर। तो टोन इसमें कैसी है? क्रिटिकल और डिफेंसिव। कॉम्प्रिहेंशंस पे आते हैं, चलिए आंसर बताएंगे। फर्स्ट क्वेश्चन, ऑथर ने क्या बोला कि भाई एक दूसरे की प्रॉब्लम्स को समझो, एक दूसरे की चिंताओं को समझो। म्यूचुअल रिकॉग्निशन ऑफ कंसर्न्स इज इंपॉर्टेंट फॉर द फ्यूचर ऑफ इंडिया वेस्ट रिलेशन। एक दूसरे की चिंताओं को म्यूचुअली समझना पड़ेगा, आपस में समझना पड़ेगा। डिप्लोमेटिक टाइज को तोड़ दो, रिश्तों को तोड़ दो, ऐसा ऑथर ने नहीं बोला। इससे लंबे टर्म पे चीज़ें खराब हो जाएंगी। ऑथर का पर्सपेक्टिव ये नहीं, ऑथर का पर्सपेक्टिव है कि चीज़ों को सॉल्व करो। वेस्ट जो है इंडिया की बात को मान लेगा, ऐसा भी कहीं ऑथर ने नहीं बोला है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इस क्वेश्चन को आप टोन से कर सकते हो, सिर्फ टोन से करना है इस क्वेश्चन को, आंसर तक पहुंच जाओगे टोन की हेल्प से ही। जो खालिस्तान सपोर्टर्स हैं उनकी वजह से रिश्ते क्या हुए हैं? उनकी वजह से रिश्ते खराब हुए हैं। टोन कैसी आएगी आंसर की? नेगेटिव आएगी। रिश्ते अच्छे हुए हैं, ये तो पॉजिटिव टोन है। कोऑपरेशन बढ़ गया है, ये भी पॉजिटिव टोन है। पॉजिटिव इमेज हुई है, ये भी पॉजिटिव टोन है। तीनों के तीनों आंसर्स नहीं हो सकते, नेगेटिव टोन होगी। उन्होंने इंडियन मिशंस को अटैक किया है वेस्टर्न कंट्रीज में, जिसकी वजह से प्रॉब्लम्स और बढ़ गई हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, जो यूएस और कनाडा ने इल्जाम लगाया इंडिया के खिलाफ, उसका कारण क्या हो सकता है?
उसका कारण ये हो सकता है कि उनको लग रहा है कि इंडिया जो है वहाँ पे अपने लोगों के साथ बहुत ज़्यादा एंगेज कर रहा है। इंडियाज इन्हांस्ड एंगेजमेंट विद इट्स डायस्पोरा इन द वेस्ट। इंडिया की खुद की स्ट्रगल्स है जिसकी वजह से उन्होंने इल्ज़ाम लगाया नहीं, इंडिया के रिश्तों की वजह से इल्ज़ाम लगाया नहीं, इंडिया ने जो मना किया है इसकी वजह से इल्ज़ाम लगाया नहीं। इल्ज़ाम क्यों लगाया? क्योंकि उनको लग रहा है कि इंडिया बहुत ज़्यादा एंगेज कर रहा है अपने लोगों के साथ बाहर की कंट्रीज में। समझ आया सभी को आर्टिकल? चलिए अब हम क्या करेंगे, स्किमिंग करेंगे। उससे पहले एक इंपॉर्टेंट चीज़, आई होप सभी को पता है कि परफेक्शन में 25% का डिस्काउंट चल रहा है और ये जो ऑफर है आपका परसों खत्म हो जाएगा 25 अक्टूबर को। इसके बाद आपको ये ऑफर नहीं मिलेगा, तो मेक श्योर कीजिए कि आप लोग आज के आज ही परफेक्शन में NB25 कोड लगा के पूरा का पूरा बैच ले लें और आज से ही परफेक्शन की क्लासेस में आना स्टार्ट कर दें। आज वेंसडे है तो परफेक्शन की क्लास यूट्यूब पे होगी, एरर डिटेक्शन कर रहे हैं हम, ग्रामर के इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट सीखेंगे आज वेंसडे को यूट्यूब पे और कल थर्सडे से आपकी परफेक्शन की क्लासेस परफेक्शन बैच में ही होगी। कोई डाउट है सब्सक्रिप्शन को लेके, कोई भी प्रॉब्लम को लेके आप इस नंबर पे हमें व्हाट्सएप करके भी पूछ सकते हो। चलो ओवर द बॉर्डर लाइन पे बात हो रही है, मतलब बिल्कुल ही बॉर्डर पे आ चुकी हैं चीज़ें। इंडिया और चाइना की डील की बात हो रही है। चलो देखते हैं, बिल्कुल लास्ट में मैं डिटेल में बताऊंगी परफेक्शन को लेके। अभी स्किमिंग करके मुझे मेन आइडिया बताएंगे। स्किमिंग करनी है, रीडिंग नहीं करनी। और एक बार रिक्वेस्ट फिर से करूंगी, 3600 स्टूडेंट्स आर वॉचिंग बट 3600 लाइक्स नहीं है, तो एक बार तुरंत की तुरंत लाइक कर देंगे। अर्ली स्किमिंग। चलो, चाइना ने जो हाँ बोला है कि अग्रीमेंट हुआ है हमारे 4 साल से जो लड़ाई चल रही थी उसको खत्म करने का, जैसा कि इन्होंने भी अनाउंस किया, ये अच्छी न्यूज़ है, अब रिश्ते अच्छे हो जाएंगे। चाइना ने अटैक किया था, फिर इंडिया ने भी अपने मिलिट्री भेज दी थी, फिर लड़ाइयाँ हुई थी, इंडियन सोल्जर्स मारे गए थे, लड़ाइयाँ बहुत ज़्यादा खराब हो गई थी, वायलेंस हो गया था, चीज़ें खराब हो गई थी। अब वो लड़ाइयाँ सॉल्व हो रही हैं। एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर का स्टेटमेंट आया है कि चाइना जो है वापस लेने के लिए अपनी फोर्सेस को तैयार हो गया है। इसको वेरीफाई चलो करना चाहिए, बट ये एक अच्छी बात है। तो बेसिकली मेन आइडिया यही था कि इंडिया और चाइना के बीच में जो 4 साल से स्टैंड ऑफ चल रहा था, लड़ाई चल रही थी, चीज़ें आगे बढ़ नहीं रही थी, वो अब एक स्टेटमेंट ऐसा आया है, वो अब रिजॉल्व हो रही है और चाइना ने भी इसका कंफर्मेशन दे दिया है। सो दिस वॉज द मेन आइडिया। कितने लोगों का मैच किया? आई होप मेनी ऑफ यू। चलो नेक्स्ट पैराग्राफ मेन आइडिया बताएंगे। आगे क्या लिखा हुआ है? ये जो अनाउंसमेंट है ये इस मीटिंग से पहले आया जो रशिया में होगी, जिसको प्राइम मिनिस्टर और चाइना के प्रेसिडेंट अटेंड कर रहे हैं। हो सकता है इनके बाद एक स्टेज बनेगा इंटरेक्शन का। इससे पहले लीडर्स ने बहुत सारी मीटिंग्स करी हैं यहाँ पे और यहाँ पे। 2020 के बाद उन्होंने बहुत इनफॉर्मल बातें भी करी हैं। ट्रेड तो बहुत अच्छा रहा है, इन सब चीज़ों में जो रिलेशंस हैं वो कट गए थे। अब ये देखना है कि ये रिलेशंस वापस से चालू होंगे या नहीं होंगे। गवर्नमेंट को इंश्योर करना चाहिए कि जो अगले स्टेप्स हैं वो बहुत ट्रांसपेरेंट मैनर में हो, पारदर्शिता के साथ हो, जिससे कि लोगों का ट्रस्ट बने इस पर। ये ज़रूरी है। चाइना कह रहा है कि जो ट्रूप्स है वो उसकी खुद की टेरिटरी में, और मिस्टर मोदी ने कहा है कि कोई भी नहीं आया है, किसी ने भी कोई इंडियन पोस्ट नहीं कैप्चर किया है। परसेप्शन ये है कि चाइनीज ट्रूप्स ने इंडियन लैंड को ऑक्यूपाई किया था पहले से भी ज़्यादा, और इंडियन सोल्जर्स के वहाँ मूवमेंट राइट्स को रोक दिया था और विलेजर्स के भी का भी जो एक्सेस है वो ख़त्म कर दिया था। तो बेसिकली मेन आइडिया क्या है कि ये सब किससे पहले हुआ? एक मीटिंग होगी अभी उनकी, ब्रिक्स की मीटिंग होगी रशिया में, उससे पहले ये चीज़ हुई है। वहाँ मीटिंग में दोनों लोग मिलेंगे। ट्रेड तो अच्छा चल रहा था लेकिन बाकी चीज़ें कम हो गई थी, तो अब देखते हैं जब चीज़ें अच्छी होंगी दोनों के बीच में तो बाकी चीज़ों में रिलेशन अच्छा होगा या नहीं होगा। बस ऑथर ने एक बात बोली है कि जो भी करो ट्रांसपेरेंटली करना, पारदर्शिता के साथ करना, सबको बताते हुए करना, जो भी तुम चाइना के साथ अग्रीमेंट कर रहे हो। लास्ट पैराग्राफ ऑफ स्किमिंग फॉर स्किमिंग।
हाँ जी, लास्ट पैराग्राफ क्या लिखा हुआ है, सरकार जो लगातार मना कर रही है कि हम पार्लियामेंट को नहीं बताएंगे, मीडिया एक्सेस नहीं देंगे, इसकी वजह से ऐसा लग रहा है कि कुछ तो काला है, कहीं ना कहीं तो डाउट पैदा हो रहा है कि सरकार मीडिया को क्यों नहीं बता रही है चीज़ें, सरकार पार्लियामेंट को पूरी तरीके से क्यों नहीं बता रही है चीज़ें। तो ये ज़रूरी है कि इस बात को शो करे कि चाइना ने अपनी फोर्सेस को वापस ले लिया है। आप पहले से ही सक्सेस चिल्ला रहे हो कि हम जीत गए, ये चीज़ को अवॉइड करो। चाइना ने अपनी प्रेजेंस जो है लगातार बढ़ाई है, बहुत ध्यान से आगे चलो, पास लेसन से सीखो। दोनों साइड्स को डिस्कस करना होगा कि जो पुराना फ्रेमवर्क है वो अभी भी है या नहीं, या फिर एक नया उनको अग्रीमेंट करना पड़ेगा अपने डिफरेंसेस को खत्म करने के लिए। तो बेसिकली ऑथर ने क्या बोला, ऑथर ने बोला कि भाई सरकार मना क्यों कर रही है मीडिया को इसको कवर करने से, या मीडिया को क्यों नहीं बता रही, पार्लियामेंट को क्यों नहीं बता रही ये सब बातें, तो कहीं ना कहीं कोई डाउट हो रहा है। इसलिए ऑथर ने सरकार को बोला कि बहुत केयरफुल होकर तुम काम करना, सक्सेस मिली ना हो और वैसे ही चिल्ला दो सक्सेस मिल गई है, तो ये गलत है। और जो पुराना अग्रीमेंट है वही चलेगा या कोई नया अग्रीमेंट साइन होगा, ये भी अभी देखना बाकी है। चलिए क्वेश्चंस। बताएंगे सभी लोग आंसर। कौन सा कंसर्न रेज हुआ है, कंसर्न यही रेज हुआ है कि इंडियन गवर्नमेंट ने मीडिया को एक्सेस क्यों नहीं दिया। आंसर इज बी। लास्ट क्वेश्चन, पैसेज ने क्या बोला है, ऑथर ने क्या सजेस्ट किया है। ऑथर ने सजेस्ट किया है कि भाई केयरफुली आगे बढ़ो और पहले ही सक्सेस मत चिल्ला देना, सक्सेस मिले तभी बोलना सक्सेस मिली है, तो केयरफुली प्रोसीड करो और प्री मैच्योर डिक्लेरेशन मत कर देना सक्सेस का। आंसर इज सी। चलिए मैच द कॉलम्स पे आ जाते हैं, देखते हैं कितने इडियम्स आप लोगों को याद हुए। इट्स ऑल ग्रीक टू मी, मेरे लिए सब फारसी है, मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा। क्लोज बट नो सिगार, सक्सेस मिलते मिलते रह गई, लास्ट मोमेंट पे रह गई। एंड नेक्स्ट टू ग्राइंड, उसका खुद का कोई फायदा होगा, पर्सनल फायदा होगा उसका खुद का कुछ। बेंड ओवर बैकवर्ड्स, बहुत ज़्यादा मेहनत करना। अ सिटिंग डक, ऐसा इंसान जिस पे आप आसानी से अटैक कर सकते हो। डी ई सी डी एंड 10 शब्द हैं, इनमें से 3 वर्ड्स का मीनिंग सभी लोग कमेंट में लिखेंगे। आप सभी की जिम्मेदारी है कि आप कम से कम 3 वर्ड्स का मीनिंग कमेंट में लिखेंगे ही लिखेंगे। इट इज़ योर रिस्पॉन्सिबिलिटी, और हर किसी को अपनी जिम्मेदारी पूरी करनी है। जो बच्चे मीनिंग्स लिखेंगे उनमें से एक बच्चे को हम सक्सेस मेमोरियल इल्यूशन बुक भी गिफ्ट करेंगे, उस बच्चे के घर वो बुक भिजवाई जाएगी। तो मेक श्योर करिए कि सभी लोग कम से कम 3 वर्ड्स का मीनिंग कमेंट में लिखें ही लिखें।